मोदी बनेंगे पीएम। किंग और किंग मेकर के कई हैं दावेदार। अब की बार कैसे चलेगी सरकार? कोई किंग मेकर नहीं है। किंग मेकर अगर है कोई तो देश की जनता है। पहले उनसे पूछ लीजिए आपकी बार 400 पार का जो नारा है उसका क्या हुआ, पहले पूछ लीजिए, फिर स्वेरिंग इन का पूछना। जनता ने मोदी जी को हराया है तो हम उनको, देशवासियों को धन्यवाद देते हैं। और तानाशाही के खिलाफ वोट किया गया है, संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट किया गया है। क्या गठबंधन के साथी मंत्री पद के लिए बता रहे हैं अपनी राय? गठबंधन सरकार में क्या होगा समर्थन के लिए मंत्री पद का फॉर्मूला? प्रधानमंत्री जी जल्दी शपथ लेंगे। नीतीश जी गंभीर राजनीतिक नेता हैं, देश को दिशा देने वाले नेता हैं। नीतीश जी से हम सीखने का हम उम्मीद करते हैं। मुझे और मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, साथ काम करेंगे एनडीए में। चंद्रबाबू से हर दल का नेता क्यों कर रहा है मुलाकात? कौन बनेगा एनडीए का संयोजक और क्या होंगे उसके अधिकार? एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी और उनको आज मैं समर्थन देने यहाँ पर आया हूँ। I am also experienced. I have seen so many political changes in this country. We are in NDA. In course of time, anything we'll report to you. नीतीश जी ने अपनी बात क्लियर कर दी है, चंद्रबाबू जी ने भी क्लियर कर दी है। अब हताश लोग बोलने दीजिए। कॉमन सिविल कोड, मुस्लिम आरक्षण, एक देश एक इलेक्शन, मथुरा काशी में मंदिर निर्माण पर कैसे बनेगा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम? एनडीए की सरकार बनेगी, एनडीए के साथ हम लोग हैं। पूरा देश में एनडीए 292 सीट जीता है। नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जहाँ नरेंद्र मोदी जी रहेंगे वहाँ हम लोग सब रहेंगे। नीतीश नायडू और अन्य के समर्थन में कितनी स्थायी होगी सरकार? नीतीश जी और नायडू जी, उन्होंने हमेशा फेडरल स्ट्रक्चर को कायम रखा। अगर आप नायडू जी का बयान सुन लीजिए, कुछ साल पहले उन्होंने क्या कहा था कि तानाशाही की सरकार नहीं चल सकती। तो और जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है टीडीपी हमारे साथ ही है, नीतीश कुमार जी हमारे साथ रहेंगे और एनडीए के जो सभी साथी है। मोदी की सरकार मजबूत या मजबूर? सबसे पहले मोदी की गठबंधन सरकार पर बड़ा अपडेट। जैसा कि आप मेरे साथ और मेरे आसपास देख पा रहे हैं कि कई शब्द दिखाई दे रहे होंगे आपको। इन शब्दों में देश की नई सरकार के निर्माण की कहानी है, जो बारी बारी से मैं आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक पत्र दिखाना चाहता हूं, जिसने यह स्पष्ट कर दिया है कि देश के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। एनडीए के घटक दलों ने मोदी को अपना नेता चुन लिया है। यह बात बाकायदा कागज पर लिखकर देश के सामने पेश की गई है। 7 जून को बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। बैठक सुबह 11 बजे रखी गई है। इसमें पहले मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा, फिर शाम को 5 से 7 बजे के बीच बीजेपी और उसके घटक दल राष्ट्रपति भवन जाएंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। एनडीए के सभी सहयोगी दलों ने अपना समर्थन पत्र बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंप दिया है। नई सरकार बनाने के लिए आज दिन भर और क्या क्या हुआ, पहले मैं आपको बताऊंगा, फिर आपको एनडीए की बैठक की बाकी महत्वपूर्ण बातों का भी अपडेट दूंगा। आज सुबह कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसके बाद पीएम मोदी ने नई सरकार के गठन के लिए इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वो राष्ट्रपति भवन पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया। एनडीए की बैठक से पहले ही 17वीं लोकसभा को भंग करने के लिए मोदी ने पत्र सौंपा। इसके बाद मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की। अब आपको एनडीए की बैठक का अपडेट भी बता देता हूं। एनडीए की बैठक में 17 घटक दलों के नेता पहुंचे थे। जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार, टीडीपी की तरफ से चंद्रबाबू नायडू, शिवसेना के एकनाथ शिंदे और श्रीकांत शिंदे, आरएलडी के जयंत चौधरी, एचएम के जीतन राम मांझी, एलजेपी के चिराग पासवान, एजेएसयू के सुरेश महतो, जनसेना पार्टी के पवन कल्याण, अपना दल एस से अनुप्रिया पटेल, जेडीएस से कुमार स्वामी, एसकेएम से सिक्किम के सीएम प्रेम कुमार तमांग इस मीटिंग में शामिल हुए। साथी तो मिल गए, औपचारिकता भी हो गई, लेकिन लोगों के मन में सवाल यह है कि मोदी की तीसरी सरकार मजबूत होगी या फिर मजबूर होगी।
24 के जनादेश से उपजे इसी राजनीतिक सवाल का परीक्षण अब पटियाल करेगा। बीजेपी को इस बार 2014 और 2019 जैसा स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। अब की बार मोदी सरकार का वजूद जेडीयू और टीडीपी जैसे सहयोगियों की कृपा पर टिका हुआ है, यानी गठबंधन को साधे बिना मोदी सत्ता के सिंहासन की सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। इसीलिए आज दिन भर दिल्ली में बड़ी सियासी हलचल रही। इस राजनीतिक घटनाक्रम को पटियाल ने खास नाम दिया है एन फैक्टर, यानी नीतीश और नायडू। एन के शुरू होने से न पहले आता है और फिर सत्ता तक पहुंचने के लिए हां की चाबी इसी ना के पास है। सुबह तक नीतीश के समर्थक यह दावा कर रहे थे कि नीतीश भी पीएम बन सकते हैं, लेकिन फिर यह दावा किंग मेकर पर जाकर सेटल हो गया। दूसरी ओर चंद्रबाबू नायडू, जिनके आसपास सियासी हलचल काफी तेज है इस वक्त, पटना से सुबह ही एक फ्लाइट पकड़कर नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे। पीएम आवास पर गठबंधन सरकार का रोड मैप समझा। एनडीए के सहयोगी दल दिन भर नीतीश से मिलते रहे। अब दूसरी तस्वीर पर जरा गौर कीजिए। आंध्र प्रदेश की नई शक्ति चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचे, मोदी से मुलाकात की। एनडीए के घटक दल इनसे भी मिलने के लिए गुलदस्ता लेकर आते रहे। नीतीश और नायडू आज एनडीए में सेटल कर दिए गए, लेकिन कल ऐसा नहीं था। कल वो सेटल नहीं थे, आज हो गए। कल ये हवा थी कि शरद पवार ने नायडू और नीतीश से फोन पर बात की है। अखिलेश को भी यह कहा गया था कि वो दिल्ली में नायडू से मिलेंगे। आज भी सुबह पवार यही कहते रहे कि इंडिया गठबंधन की बैठक में फैसला हुआ तो वो नायडू और नीतीश से बात करेंगे। लेकिन जब नीतीश दिल्ली आने के लिए फ्लाइट में सवार थे तो उनकी पिछली सीट पर तेजस्वी यादव बैठे हुए थे। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार ने उनसे बात की, लेकिन कुछ ही देर बाद तेजस्वी उठे और नीतीश कुमार की बगल में जाकर बैठ गए। इस पर अगल बगल का माहौल बना जरूर, लेकिन इस माहौल की उम्र बहुत छोटी थी। क्या कहना है सर इस बार चुनाव के नतीजों पर? आपका नमन करना है। प्रणाम। चलिए कुछ क्या है नतीजे पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? कुछ नहीं, बात जो एकदम इस पक्ष में है कि भारत का तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और हम लोग हिंदुस्तानी अवाम का सेकुलर के लोग हैं, पहले से ही समर्थन दिए हुए हैं, आज भी कहते हैं कि जहां नरेंद्र मोदी जी रहेंगे वहां हम लोग सब रहेंगे। बात करते हैं नीतीश कुमार जी ऐसे ही हैं, अगर दिल्ली बैठे तो निश्चित तौर पर ये देश का और भी अच्छा विकास होगा। मुझे लगता है प्रधानमंत्री के लिए कोई वैकेंसी फिलहाल नहीं। मेरे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल में उनके साथ कौन होगा और कौन नहीं होगा ये पूर्णतः विशेषाधिकार मेरे प्रधानमंत्री जी का है। एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। दलयू बहुत स्पष्ट कर चुका है कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा गया है। कार्यकर्ता सभी अपने नेताओं के लिए उच्च पदों की इच्छा और अपेक्षा रखते हैं, जो कि गठबंधन सरकार बनाने के प्रयास चल रहे हैं तो एनडीए को चलाने के लिए एक संयोजक की भी जरूरत होगी। इस रेस में चंद्रबाबू नायडू का नाम सबसे आगे है। आज एनडीए की बैठक में कुर्सी की पोजीशन से काफी कुछ साफ हो गया। बैठक में मोदी के बाईं तरफ पहली कुर्सी पर नायडू थे और दूसरी पर नीतीश। बीजेपी और टीडीपी के बीच संयोजक का काम पीयूष गोयल करेंगे, ऐसे संकेत मिल गए हैं, साफ हो गया है। अब पटियाल उस सवाल का परीक्षण करेगा जिससे इस सरकार का सबसे ज्यादा सामना होने वाला है। हर आदमी पूछ रहा है कि विरोधी स्वभाव की पार्टियां एक साथ सरकार कैसे चलाएंगी। क्या यूपीए सरकार वाला वो दौर लौट आएगा जब गठबंधन की मजबूरियों से सरकार को पॉलिसी पैरालाइसिस का शिकार बनते हुए देखा गया था? बीजेपी के पिछले दोनों टर्म बड़े और बोल्ड फैसलों के लिए जाने जाते हैं। हर कानून
पास होता था। हंगामे के बावजूद संसद में सबसे ज्यादा काम होता था, लेकिन अब वो मजबूती देखने को मिलेगी क्या? और इस सवाल की वजह है बीजेपी का कोर एजेंडा, जिसे पूरा करने का वादा करके वो सत्ता के दरवाजे तक इस बार भी पहुंची है। बीजेपी नेताओं ने वोटर से कहा था कि सरकार बनी तो मथुरा काशी का उद्धार करेंगे, लेकिन इस मुद्दे पर नीतीश और नायडू कितने सहमत होंगे? बीजेपी के बड़े नेताओं ने यह भी कहा था कि सरकार बनने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। नायडू और नीतीश इस पर कितना समर्थन करेंगे, क्योंकि वो इसके खिलाफ भी खड़े रहे हैं। बीजेपी ने देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने की योजना तैयार कर ली है। क्या उस पर गठबंधन का सहयोग मिलेगा? बीजेपी देश में जातिगत सर्वे का विरोध करती है, जबकि नीतीश कुमार सर्वे के समर्थक हैं। बिहार में नीतीश सर्वे करवा भी चुके हैं। इस पर गठबंधन सरकार का रुख क्या रहेगा? ऐसे ही विवादित मुद्दों पर नीतीश कुमार 2013 में और नायडू 2018 में एनडीए को छोड़कर चले गए थे। राजनीति में पाला बदलना कोई नीतीश से सीखे, शायद यही वजह है कि इन दोनों से बीजेपी का विरोध सोशल मीडिया में बहुत हॉट प्रॉपर्टी है। मित्रों, यहां पर मुख्यमंत्री हमारे मित्र है। ये हमारे मित्र को चेले चपाटों ने कह दिया कांग्रेस के साथ जुड़ जाओ, प्रधानमंत्री बनने का अवसर है। ख्वाब देखने लगे और उन्होंने विश्वासघात भाजपा से नहीं किया है, विश्वासघात बिहार के कोटि कोटि जनों से किया है। दंभ, घमंड, अहंकार, हुंकार से अहंकार टपकता है, उस शब्द में समाहित है। और यह हुंकार कब कर रहे थे? जब हम लोग साथ थे तभी। इनका भेद तो खुल गया, जब साथ में थे तभी से हुंकार करने लगे थे, तब अलग हो गया। तब विश्वासघात। कैसा विश्वासघात? विश्वासघात तो आपने किया। क्या वादा किया था नेताओं ने? मैं चंद्रा बाबू जी से पूछना चाहता हूं, आप 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, आपने आंध्र प्रदेश को आपके बेटे के अलावे, नारा लोकेश के अलावे क्या दिया है? मित्रों, चंद्रा बाबू से बड़ा अवसरवादी नेता पूरे भारत के इतिहास में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अमित शाह को किसने कहा गठबंधन के दरवाजे खुले रखें? क्या मैंने उनको कहा? वो बकवास कर रहे हैं। इस तरह का घमंड उनके लिए अच्छा नहीं है। अमित शाह कौन है? 4 साल पहले उनको कौन जानता था? क्या आप 4 साल पहले अमित शाह को जानते थे? मैं 35 साल से राजनीति में हूँ। अब पटियाल कौन बनेगा मंत्री का परीक्षण करेगा। यह जानने की कोशिश होगी कि मंत्रिमंडल में सहयोगी दलों को कितना हिस्सा मिलेगा। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? अब तक बीजेपी के हिसाब से फॉर्मूला चलता था, क्योंकि बहुमत उसके पास रहता था, इसीलिए दबदबा बीजेपी का रहता था। 10 साल तक टॉप मिनिस्ट्रीज बीजेपी के पास ही रही। लेकिन इस बार क्या होगा? क्या इस बार भी बीजेपी की चलेगी, या फिर सरकार में नंबर 2 का महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री पर सहयोगियों के नाम लिख दिए जाएंगे? गृह, रक्षा, सड़क परिवहन, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, कृषि, जल शक्ति, सूचना एवं प्रसारण, शक्ति, वित्त और विदेश मंत्रालय किसके हिस्से में आएंगे? क्योंकि ये सब मंत्रालय बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा लोकसभा स्पीकर एनडीए के किस दल के पास आएगा, यानी उस कुर्सी पर कौन बैठेगा? सूत्र ये बता रहे हैं कि एनडीए के बड़े सहयोगी जेडीयू, टीडीपी, एलजेपी और शिवसेना ने अहम मंत्रालयों की डिमांड रखती है। 2019 वाले कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा उनकी कैबिनेट में 28 कैबिनेट मंत्री थे, और इनमें से सिर्फ एक मंत्री पशुपति पारस ही सहयोगी दल से थे, और उन्होंने भी चुनाव से पहले इस्तीफा दे दिया था। 3 स्वतंत्र प्रभार के मंत्री थे, इनमें से कोई सहयोगी दल से नहीं था। मोदी सरकार में 44 राज्य मंत्री थे, इनमें से सिर्फ 2 ही सहयोगी दल से थे। मंत्रिमंडल के लिए अब तक बीजेपी का फॉर्मूला ही लागू होता रहा है। 2019 में 5 सांसद पर 1 मंत्री वाला फॉर्मूला अपनाया गया था, यानी जो भी एनडीए का सहयोगी आएगा उसको इस फॉर्मूले के तहत बर्थ मिलेगी, कैबिनेट मिलेगी।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नई सरकार में क्या नया फॉर्मूला अपनाया जाएगा? अब सहयोगी डिमांड बढ़ाते गए तो क्या बीजेपी को बड़े मंत्रालयों पर भी कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है? क्योंकि साल 2019 में ही नीतीश कुमार की जेडीयू ने 3 सांसद पर 1 मंत्री वाले फार्मूले की मांग रखी थी और जेडीयू इस पर मांग ही नहीं रख रही थी, अड़ गई थी। आज सुबह पुरानी सरकार की आखिरी कैबिनेट की मीटिंग में मोदी ने कहा, राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हमारी सरकार ने अच्छा काम किया, आगे भी करते रहेंगे। अब पटियाल आपको यह बताएगा कि जो नई सरकार बनेगी उसके अगले 125 दिन का एजेंडा है क्या। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च करके 10 नए शहर विकसित किए जाएंगे। कृषि क्षेत्र में सुधार किया जाएगा, किसानों की आमदनी बढ़ाई जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि को 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए सालाना किया जाएगा। भारत को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए वर्ल्ड सेंटर बनाने पर भी काम किया जाएगा। टैक्सेशन और डेटा प्रिवेसी से जुड़े चिंताओं को दूर करने के लिए ई कॉमर्स पॉलिसी पर भी काम किया जाएगा। जुडिशियल प्रोसेस और डिजिटलकरण के लिए काम किया जाएगा। पेपर लीक को रोका जाएगा। बीमा क्षेत्र में सुधार करने के लिए लाइफ, हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी को एक ही इकाई के अंदर लाने पर काम किया जाएगा। उत्पादन से जुड़ी बीमा योजनाओं का विस्तार किया जाएगा। फिलहाल ये स्कीम 14 सेक्टर्स में लागू है। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। बैंक करप्सी कोड को बदला जाएगा। यह सब 125 दिन का एजेंडा तय किया गया है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की भी बैठक हुई, बड़ी बैठक हुई और ये आज ही रखी गई थी। ये मीटिंग कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई। बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा इंडिया गठबंधन के करीब 30 सहयोगी दल भी पहुंचे हुए थे। बैठक में किस किस बात पर विचार हुआ, इसकी जानकारी भी पटियाल के पास है। मुख्य रूप से 3 सवालों पर चर्चा हुई। क्या सवाल थे वो? इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए क्या क्या विकल्प हैं? बहुमत के लिए 38 सीट कैसे और कहां से जुटा सकते हैं? सरकार बनाएंगे या मजबूती से विपक्ष में बैठेंगे? ये 3 मुद्दों पर बात हुई। इस बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया कि इंडिया गठबंधन को मौके का इंतजार रहेगा या वो मौके का इंतजार करेंगे, यानी सरकार बनाने के लिए। केंद्र में जब गठबंधन की सरकार बनती है ना, तो राज्यों में सत्ता के समीकरण भी बदल जाते हैं। जहां डबल इंजन की सरकार है वहां तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जहां गठबंधन की सरकार है वहां पर स्थिति तेजी से बदलती है। दिल्ली में एनडीए की सरकार बनते ही महाराष्ट्र से रुझान इसके आने भी लगे हैं। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस सामने आए। उन्होंने महाराष्ट्र में पार्टी के बुरे प्रदर्शन के लिए जिम्मेदारी ली और अपना पद छोड़ने की पेशकश भी कर दी। वैसे तो यह रूटीन एक्सरसाइज है, लेकिन फडणवीस ने कह दिया कि वो संगठन में लौटना चाहते हैं और विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए काम करना चाहते हैं। ये जो हमारा महाराष्ट्र में डिबैकल हुआ है या जो हमें एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, इसकी जिम्मेदारी ये मेरी है। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूं। कहां कमियां है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं भागने वाला आदमी तो हूं नहीं और जोरों से मैदान में उतरूंगा और हमारी पूरी पार्टी को साथ में लेकर हम लोग वापस नई स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे और नई स्ट्रैटेजी तैयार करके हम लोग जनता के बीच जाएंगे। जनता का विश्वास है, उस विश्वास को हम लोग संपादित करेंगे। देवेंद्र जी इसके आगे कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं और ना ही मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी उन्हें प्रोजेक्ट कर पाएगी। अगर मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्शन के लिए बीजेपी का कोई नया चेहरा आ सकता है तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद वह विनोद तावड़े जी का चेहरा होगा। बिहार में नीतीश कुमार के साथ बीजेपी की सरकार है। अगर नीतीश कुमार को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो बिहार की सरकार में मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रिमंडल तक सब बदल सकता है। लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला तो नरेंद्र मोदी को अमेरिका से लेकर फ्रांस तक न जाने कहां से वहां के राष्ट्रीय अध्यक्षों की बधाइयां आने लगी। इसके अलावा पूरी दुनिया में बधाई के संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल रहे हैं। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मोदी को बधाई दी, उनकी तारीफ की।
जीत की बधाई पड़ोसी मुल्क चीन से भी आई है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ भविष्य में काम करने के लिए तैयार है। इसके अलावा बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया मोटेले, जमैका के राष्ट्रपति एंड्रयू होलनेस ने भी मोदी को बधाई दी है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने भी एक्स पर मोदी को बधाई दी। नेपाल के प्रधानमंत्री कॉमरेड प्रचंड, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे, मॉरिशस के प्रधानमंत्री पविंद्र कुमार जगन्नाथ ने भी मोदी को एक्स पर बधाई संदेश भेजा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।